यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपको परीक्षा कितना 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट में आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, 3 घंटे में अच्छे से पेपर लिखेंगे। पूर्णांक आपका 100 अंक का होगा। मेरे द्वारा कराए गए सभी मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 95 प्लस मार्क्स आप हिंदी में जरूर स्कोर कर पाएंगे बच्चों। तो सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों को करना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खंड का देखेंगे। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग वीडियो पर पहली बार वो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो खंड का है, खंड का में 2 प्रश्न होते हैं। पहले प्रश्न में 5 एमसीक्यू और दूसरे प्रश्न में 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कुल मिला के 10 एमसीक्यू आपको आते हैं। और जितने भी मॉडल पेपर मैं करा रहा हूं, अगर आप सारे एमसीक्यू तैयार करते हैं तो आपके 10 में 10 जरूर नंबर मिलेंगे, गारंटी 100% के साथ। तो चलिए पहले का लेते हैं। पहले का प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी। भैया, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मैंने ये प्रश्न लिया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो क्या मुंशी सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी इल्ला खां है? मुंशी इंसा अल्लाह खां है। तो बिल्कुल रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खान के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल इसको रट लीजिए एकदम से। ठीक है, पहले का खा वाला प्रश्न हम देखेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको रट लीजिए भैया। 84 वैष्णवन की वार्ता मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है कि रचयिता कौन है? नाभादास है, गोकुलदास है, विठलनाथ है, सदल मिश्र है। तो मैं आपको बता दूं, 84 वैष्णव किसके द्वारा लिखा गया? गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए गा वाला प्रश्न देखते हैं। पहले का गा, नासिकेतोपाख्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड प्रश्न। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां है, सदल मिश्र है, लल्लू लाल है, या फिर दौलत राम? तो मैं आपको बता दूं, नासिकेतोपाख्यान किसके द्वारा? सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल इसे रट लीजिए। साहित्य और समाज के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा है, अमृत राय है, या फिर जैनेन्द्र कुमार है? तो बच्चों, साहित्य और समाज के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। पहले का अंगा वाला प्रश्न है बच्चों, गोरा बादल की कथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल है, मुंशी सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी है? तो गोरा बादल की कथा किसने लिखी है? जटमल ने लिखी है। पहले का अंगा का पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका दूसरे का वाला प्रश्न आएगा। धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है, परख है, गुनाहों का देवता है, त्यागपत्र है, या फिर कल्याणी है? तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर दूसरे का घा है, दूसरे का ख है, गोदान के रचनाकार थे। गोदान के रचनाकार थे कौन? गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, या जयशंकर प्रसाद? तो गोदान के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर दूसरे का गा वाला आता है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है। इंदुमती, पंच परमेश्वर, यामा, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है इंदुमती को। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। घा वाला है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता, या फिर चित्रलेखा? तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, रानी नागफनी की कहानी, भारत जननी, या फिर त्यागपत्र? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो 5 + 5 यानी 10 नंबर आपको एमसीक्यू से प्राप्त हो जाएंगे, अगर आप सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं मेरे द्वारा कराए गए सभी एमसीक्यूज। तो चलिए आपका तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। इसमें आपको 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न और प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, यानी 5 × 10, 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। 2 गद्यांश होंगे, आपको एक ही गद्यांश करना है जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा बच्चों। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। भूमि का निर्माण देवों ने किया है,
वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को की आद्योपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यह आपका गद्यांश है। तो पाठ के शीर्षक और नाम लिखना है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़ करके पाठ के शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश पढ़ करके हमें पता चला ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है बच्चों। तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से ये लिया गया है, जिसके लेखक हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 चीज़ें बताने के लिए। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो बच्चों, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। इस प्रकार यहाँ भी आपको 2 नंबर, यहाँ भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इस प्रकार आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भाव अंकुर, पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य बल्कि उसका धर्म भी है। तो इस प्रकार आपको 2 नंबर मिलके 10 में 10 नंबर यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ऊपर वाला अच्छे से नहीं आता है, तो आप ये वाला जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये वाला आप गद्यांश अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी आपको वही गद्यांश अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, चलिए मैं दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश आपको बताने वाला हूँ। जितने गद्यांश मैं करा रहा हूँ, सारे गद्यांश आप पढ़ लीजिए, आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अभ्युदूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। भाषा किसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृति की परंपरा से निश्चित होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में का व्याख्या है कि लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसा नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। तो बच्चों, क्या है कि जब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे रेखांकित अंश 2 लाइन में लिखा हुआ है, तो ऊपर के शब्दों को यहाँ से रेखांकित करते हुए जो नीचे भी लिखे हुए हैं, उसका जो मूल शाब्दिक अर्थ है, उसको आपको अपनी भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अगर आप पाठ के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि इसका मूल अर्थ क्या है, उसको लेते हुए आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगी, बार बार पढ़ने से आएगी। ठीक है, तो अब चौथा प्रश्न आएगा बच्चों। चौथे प्रश्न में आप पद्यांश होगा, पद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें भी आपके 2 पद्यांश पूछे जाएंगे और प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर यहाँ भी आपको मिलेंगे। और आपको 2 पद्यांश में एक ही पद्यांश करना है। जो पद्यांश आपको अच्छे से आ रहा होगा उसको अटेम्प्ट कर लेना। चलिए मैं पहला इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको बताता हूँ बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होन देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित
वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की वो कमल मुक्की मिलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक, ये पूरा लिख रखा है। तो ऊपरी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ऊपर पद्यांश पढ़ करके मुझे इसका शीर्षक पता चला कि ये पवन दूतिका है और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बच्चों यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश लिखा नहीं है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या है पवन यदि तुम मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, तो ये यहाँ से होगा। व्यसना तो सुंदरी को लज्जाशील पति के ऊपर की 2 लाइनें 3 लाइनें होंगी, ठीक है, रेखांकित अंश में। तो इन 3 लाइनों को एक्सप्लेन करना है, जिसकी व्याख्या लिखी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कहती है पवन यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं, उसका शरीर उखड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। चौथा प्रश्न है कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो राधा ने पवन दूतिका को पथिक, ये होगा यहाँ पे पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। कृषक लन्ना शब्द में कौन सा अलंकार है। तो मानवीकरण और उपमा अलंकार है। अगर आपको ऊपर नहीं आता है अच्छे से तो आप दूसरा वाला ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पद्यांश। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये पद्यांश पढ़ करके आपको इसका शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से यह अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य ही कहते हैं। तो यहाँ पे है पुत्र, ये यहाँ से कहाँ से कहाँ तक करना है, ये पहला, इसमें पहली लाइन होगा, दूसरा और तीसरा और चौथा लाइन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रेखांकित अंश में अंश की व्याख्या कैकेयी है कि कैकेयी श्री राम से कहते हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्त पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता, यानी कि बात उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कैकेयी ने राम से। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। निम्नलिखित, फिर यह आपका 5 यानी यहाँ से 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद 5वां आप प्रश्न आता है जो है जीवनी से रिलेटेड है, एक लेखक का और एक कवि का जीवनी आता है। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लिया है वासुदेव शरण अग्रवाल का लिया है जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन या महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। साहित्यिक परिचय की बात करें तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध कड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह
शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। निबंध संग्रह की बात करें तो कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या इनकी निबंध संग्रह है। शोध ग्रंथ की बात करें तो पाणिनिकालीन भारत इनका शोध ग्रंथ है। और संपादन की बात करें तो पद्मावत और हर्षचरित। ठीक है। फिर खा वाला जो आता है वो आपका एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख आता है। 5 नंबर इधर आपको मिलेंगे और 5 नंबर बच्चा आपको इधर मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 कवि दिया जाएगा, किसी एक कवि का आपको लिखना होगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पत और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों। तो जीवन परिचय यहाँ पे हमने लिखा है किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हालांकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो चलो एक और ऑप्शन ले लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ले लेते हैं। ठीक है, ये चौथा ले लेते हैं। वैसे ऑप्शन में आपको 3 आएगा, तो इसमें से आप ये तीनों सुमित्रानंदन पंत को काट करके आप कर लीजिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, क्योंकि ये नीचे लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आप इनका जीवन परिचय और सब पढ़ लेना। और इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता। ठीक है, और अधिकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुक्मणी परिणय। फिर पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखे। तो पंचलाइट कहानी का सारांश यहाँ पे आपको पता है, मैं पॉज करके इसको पढ़ लेना। कई बार मैं ले चुका हूँ और ये आपका आ भी जाता है, रिपीट हो जाता है यही की यही। कोई एक आता है तो आप पंचलाइट ही कहानी लिखना, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, पंचलाइट या बहादुर, ध्रुव यात्रा या फिर लाठी कहानी। तो कोई 2 तैयार कर लो, फंस जाएगा। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे होंगे, जैसे कि त्यागपति, श्रवण कुमार, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक आपको 5 नंबर का प्रश्न अटेंड करना है। रश्मिरति, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, जैसे लखनऊ में सत्य की जीत चलती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। आलोक वृत्त। ठीक है। फिर दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये गद्यांश पढ़ना है आपको, संस्कृत गद्यांश, और फिर उसका संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से ये अवतरित है, और इसका यहाँ पे हमने अनुवाद लिख रखा है। तो यहाँ पे जो भी ये गद्यांश है इसका अनुवाद नीचे लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। धन्य है भारत देश, जहाँ जनमानस को पावन पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली देववाणी शोभायमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर अगर आपको ऊपर नहीं आता है तो अथवा वाला ट्राई अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप एक गद्यांश पढ़ करके इसका मुझे संदर्भ और अनुवाद करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, जिसका अनुवाद है। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया, अतः इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। फिर यहाँ पे आ जाइए खा वाला। तो खा में आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, श्लोक दिया होगा, उसका श्लोक पढ़ करके संदर्भ सहित अनुवाद करना है। सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। 7 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। ऊपर नहीं आता है तो आप दूसरा वाला अटेंड कर सकते हैं। जल बिंदु निपातेन कमशा पर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, तो अनुवाद क्या है, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु है। यह कहने का तात्पर्य है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। फिर 9वां है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो सुर भारती के नामनापि लोके प्राथिकतास्ति। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, किसी 2 का ही लिखना है, 2 नंबर के हैं।
तो सुरभारती संस्कृत नापी लोके प्राथिता अस्ति। ठीक है, तो ये आप यहाँ पहुँच करके इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर 10वां बच्चों आपको आता है श्रृंगार रस अथवा शांत रस। किसी एक की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए 2 नंबर का। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है वो आपका श्रृंगार, जिस रस में प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, मिलन या विरह की भावना व्यक्त हो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यह रस काव्य का राजा माना जाता है। चांद सा मुखड़ा नयन कमल समान, देखत ही मन हर ले गई श्याम। तो इसमें श्रृंगार रस, इस प्रकार आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। श्लेष अलंकार अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो उसे अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे आंसू की नदी बहा दी, 2 नंबर यहाँ ऐसे मिल जाएंगे। दोहा अथवा रोला छंद को परिभाषा 2 नंबर का आता है, तैयार कर लेना बच्चों। और किसी एक पर आप निबंध लिख लेना, 9 नंबर का निबंध मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और जितने निबंध मैं करवाऊंगा 10 दिन निबंध करवाऊंगा, 10 निबंध में से मैं करवा दूंगा, 10 निबंध आप तैयार कर लोगे, एक जरूर 100% बच जाएगा। 12 के काम में है गायिका का संधि विच्छेद क्या है। तो गय प्लस अका है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उच्चारणम में संधि है तो व्यंजन संधि है। पुष्टा में भी संधि है तो व्यंजन संधि है। यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे है क्या, ठीक है। फिर बच्चों आ जाएगी निम्नलिखित में से किसी 2 का समास का नाम लिखिए। तो यथाशक्ति, नीलकमलम, चंद, इसमें से किसी 2 का करना है, 2 नंबर मिलेंगे। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, नीलकमलम में कर्मधारय समास है और चंद्रशेखरा में बहुब्रीहि समास है। फिर बच्चों आपका 13वां प्रश्न आता है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। तो 2 पत्र आते हैं, कोई एक आपको अटेंड करना है। जैसे कि दूसरा है, हमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरह जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। तो मैंने ऊपर वाला अटेम्प्ट किया है, यानी लिखा है इसका उत्तर। ठीक है, सारे ही तैयार करने हैं आपको, लेकिन मैंने एक एक ही यहाँ पे उत्तर लिख रखे हैं। तो प्रार्थना पत्र यहाँ पे हम लिख रहे हैं किसके लिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के प्रबंधक को। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, सेवा में, फिर कॉमा लगाएंगे, श्रीमान प्रबंधक महोदय, फिर कॉमा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर कॉमा, शाखा का नाम लिखेंगे और विषय लिखेंगे बैंक में नया खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके बैंक में नया बचत खाता खोलना चाहता हूँ, या आप स्ट्रिंग में है तो चाहती लिख लीजिए। मैं नियमित रूप से धन जमा एवं निकासी की सुविधा प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए बैंक खाता अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे खाता खोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आवश्यक प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि इस आवेदन के साथ संलग्न है। कृपया हेतु सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, या यहाँ पे धन्यवाद। फिर भावदीय में आप अपना नाम मत लेना, यहाँ पे लिखना क ख ग। पता में भी लिख लेना क ख ग। मोबाइल नंबर भी मत लिखना, या लिख देना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिनांक डाल देना अपना। ठीक है, अपना कोई एड्रेस, पता, नाम नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ से 8 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। फिर यहाँ पे आपका 14वां प्रश्न लास्ट आता है, निम्न में से किसी एक का धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो श्रीमती में श्री शब्द है, मतुप धातु है। ठीक है, श्री शब्द है और धातु कौन सा है, श्री शब्द में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, तो मतुप है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो लघुत्तम में त्वा प्रत्यय है। फिर रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति और नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति है। गांव, ग्रामम परिता क्षेत्राण संति, गांव के चारों। तो यहीं पे चारों ओर में हमेशा कैसा लगता है, चारों ओर के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ग्रामर आता है यहाँ पे। तो ये पूरा पेपर हो गया साहित्यिक हिंदी वालों के लिए। वीडियो कैसी लगी, चलो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।